नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई 2026 से संबंधित है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा उपयोगी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। साथ ही सूजस प्रश्नोत्तरी और मुख्य समाचार भी देखेंगे, जिससे हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है वो पूर्ण हो और जो जिस उद्देश्य के लिए हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के जो मुख्य विषय हमारे रहने वाले हैं वो है सरदार सरोवर परियोजना विवाद का समाधान हुआ है और भारत इंडोनेशिया के मध्य जो रक्षा समझौता हुआ है उसके संबंध में, और प्लेसेंटा ऑन चिप तकनीक जो विकसित हुई है उसके संबंध में पढ़ेंगे। साथ ही हमारे मुख्य खेल समाचार और तकनीकी क्षेत्र की मुख्य अपडेट हैं जो जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट 2026 है वो जारी हुई है। FDI प्रवाह के मामले में भारत 11वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2025 में भारत को 38.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो FDI है वो प्राप्त हुआ था और 2024 की तुलना में FDI प्रवाह में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2024 में भारत इसमें 13वें स्थान पर था। तो भारत को 2 स्थानों का फायदा हुआ है और वर्तमान में भारत 11वें स्थान पर FDI प्राप्त करने में आ चुका है। तो FDI प्राप्त करने में प्रथम स्थान रहा है अमेरिका का। और रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये करता है UNCTAD। स्थापना इसकी 1964 में और मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किसका? UNCTAD का। अब बात करें भारत इंडोनेशिया प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना। तो भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु समझौता किया है। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के मध्य हुआ है। तो इस मंदिर के संबंध में बात कर रहे हैं तो प्रम्बानन मंदिर योग्यकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और निर्माण इसका 856 ईस्वी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1991 के तहत ये शामिल है। अब बात करें, यह ब्रह्मा विष्णु और महेश का समर्पित मंदिर है। इंडोनेशिया में ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित ये मंदिर है। अब बात करें, सिरसा किन्नू को GI टैग प्राप्त हुआ है। हरियाणा के जो सिरसा किन्नू को GI टैग प्रदान किया गया है। यह हरियाणा का पहला GI टैग प्राप्त करने वाला फल बन चुका है जो सिरसा का किन्नू है। किन्नू संतरे की एक हाइब्रिड किस्म है और GI टैग की वैधता रहती है 10 वर्ष। GI एक्ट 1999 जिसे 2003 में लागू किया गया था, इसके तहत इसे मान्यता दी गई है। अब बात करें सरदार सरोवर परियोजना विवाद का समाधान हुआ है तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान ने जल, बिजली एवं पुनर्वास संबंधी विवादों पर ऐतिहासिक समझौता किया है। समझौता गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ और मैं इस समझौते के संबंध में बात करें तो परियोजना नर्मदा नदी गुजरात पर स्थित है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी तवा नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करें हैंडलूम हैकथॉन 2026 वीविंग इनोवेशन, तो वस्त्र मंत्रालय के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स ने इसे लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य रहने वाला है हैंडलूम के क्षेत्र में तकनीक, डिज़ाइन एवं नवाचार को बढ़ावा देना। और विजेता को इसमें 4 लाख रुपए एवं 1 वर्ष का इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात करें रिटेल एवं FMCG GCC का वैश्विक हब बना है भारत। तो भारत रिटेल एवं FMCG ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC का सबसे बड़ा केंद्र बना और देश में 180 GCC संचालित है। इसमें 2.72 लाख से अधिक प्रोफेशनल कार्यरत हैं। अब बात करें प्रमुख केंद्र, तो बेंगलुरु है, दिल्ली NCR एवं हैदराबाद इसके प्रमुख केंद्र है। अब अगला प्रश्न आता है, गिफ्ट सिटी और दा नांग फाइनेंशियल सेंटर के बीच समझौता हुआ है। तो गुजरात के गिफ्ट सिटी ने वियतनाम के दा नांग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है उसके साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य रहने वाला है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण तथ्य है गिफ्ट इसके संबंध में, तो गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC है। कौन सा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFC है। अब बात करें प्लेसेंटा ऑन चिप तकनीक की,
का विकास हुआ है। तो क्या है ये? तो भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आईआईटी बॉम्बे ने प्लेस एंड टाउन चिप विकसित किया है। तो भारतीय वैज्ञानिक और जो आईआईटी बॉम्बे है उन्होंने मिलकर प्लेस एंड टाउन चिप प्लेटफॉर्म का विकास किया है। यह गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के कार्यों की लैब में सटीक नकल करता है। तो इससे क्या होने वाला है, एनिमल टेस्टिंग है उस पर निर्भरता कम होगी। यानी जो भी वर्तमान में वैक्सीन बनती है, चाहे कुछ नई तकनीक की खोज करें मानव के संबंध में, तो उसका सबसे पहले टेस्टिंग होता है जानवर पर। तो उसकी जानवर पर तो निर्भरता ख़त्म करने के लिए, यानी अगर टेस्टिंग होती है, कई बार क्या है, लगभग टेस्टिंग क्या है शुरुआत में फेल रहती है, जिसके कारण उस जानवर की जान चली जाती है। तो उस जानवर पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए यह तकनीक है जो कारगर साबित होने वाली है। तो विकास में आईसीएमआर के राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की प्रमुख भूमिका रही। अब बात आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2025 की। तो गुजरात के आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को पुष्टि मार्ग हवेली संगीत के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो जरूर याद रखना है साथियों। तो 40 वर्ष से कम आयु कलाकारों को यह दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि रहती है 25,000 रुपये और स्थापना इसकी 1953 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब बात आती है पीएम मोदी की। तो पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। तो जुलाई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपुरना प्रदान किया गया। और यह सम्मान भारत इंडोनेशिया के बीच रक्षा, व्यापार, समुद्री और सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। इस सम्मान से दोनों देशों के सामरिक संबंधों को नई मजबूती मिली और एशियन में भारत की भूमिका और उभरी। और यह मोदी को मिलने वाला 16, अब तक मोदी जी को कितने मिल चुके हैं, ये थोड़ी मिस प्रिंट हो सकती है। तो मोदी जी को अब तक 35 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो मिल चुके हैं। तो जो भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीति साख को दर्शाते हैं। तो ये मोदी जी को लगभग अब तक 35 इंटरनेशनल जो अवार्ड है वो मिल चुके हैं। तो ये देखिए मोदी जी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बितांग अन्नपूर्णा से सम्मानित करते वहाँ के जो मुख्य है। अब बात करें अगले प्रश्न पर। तो दिल्ली बाल अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो जुलाई 2026 में ओम प्रकाश व्यास को पुनर्गठित डीसीपीसीआर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डीसीपीसीआर का काम दिल्ली में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल श्रम रोकना, स्कूलों की निगरानी और बाल कल्याण योजनाओं को लागू करवाना है। तो ओम प्रकाश व्यास बाल अधिकार और शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी हैं। उनके नेतृत्व में आयोग शिकायत निवारण एवं जमीनी स्तर पर काम को तेज करने वाला है। यह नियुक्ति बाल नीति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को दिल्ली में और प्रभावी बनाएगी। तो ओम प्रकाश जी व्यास को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करें भारत इंडोनेशिया के मध्य जो रक्षा समझौता हुआ है। तो भारत ने जुलाई 2026 में इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र MK1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने का समझौता किया है। और ब्रह्मोस से इंडोनेशिया की समुद्री सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में संतुलन बनेगा। यह डील भारत के रक्षा निर्यात को $5 बिलियन के लक्ष्य के करीब ले जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत यह डील भारत इंडोनेशिया सामरिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का प्रतीक है। अब बात करें मिशन दृष्टि उपग्रह। तो गैलेक्सी द्वारा विकसित मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है जो ऑप्टिकल प्लस SAR दोनों तकनीक एक साथ उपयोग करता है। इससे दिन रात बादल एवं धुंध में भी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग संभव होगी। और हाल ही में सौर तूफान के कारण इसका संचार कुछ समय के लिए बाधित हुआ था। सफल होने पर यह कृषि निगरानी, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और जलवायु अध्ययन में क्रांति लाएगा। यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है मिशन दृष्टि उपग्रह। अब बात करें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया गिरीश भारद्वाज। तो पद्मश्री गिरीश भारद्वाज को जुलाई 2026 में 76 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है इनका। तो उन्होंने कर्नाटक के आदिवासी और दुर्गम गांवों को जोड़ने के लिए 135 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन पुल स्वयं डिजाइन बनवाए। और उनके पुलों से लाखों लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच मिली। तो ऐसे क्षेत्र जहां क्या है, सरकार की नीतियां नहीं पहुंच पाती, कुछ पिछड़े क्षेत्र रह जाते हैं, तो उनके संबंध में इन्होंने समाज सेवा के तहत कार्य किया। और समाज सेवा और इंजीनियरिंग के अनूठे संगम के कारण उन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। किनको? गिरीश जी भारद्वाज को। तो बहुत सराहनीय कार्य इनका कह सकते हैं। अब बात करें PGI 2.0 में
चंडीगढ़ अव्वल। तो शिक्षा मंत्रालय की पीजीआई 2.0 रिपोर्ट 2025-26 में चंडीगढ़ स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में पहले स्थान पर रहा और पीजीआई 2.0 में 5 श्रेणियां हैं: लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और गवर्नेंस। चंडीगढ़ ने डिजिटल क्लासरूम, शिक्षक और शिक्षण प्रशिक्षण और डेटा आधारित निगरानी में बेहतर प्रदर्शन किया है और यह रिपोर्ट राज्यों को अपनी कमियों को पहचान कर सुधार करने में मदद करती है। कौन सी रिपोर्ट है? पीजीआई 2.0। अब बात आती है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2026 में नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम के तहत 17 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। कहाँ से? तो नई दिल्ली से अमित जी शाह, हमारे जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा यह अभियान शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य इसका वायु प्रदूषण कम करना, भूजल बढ़ाना, जैविक विविधता बचाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। तो वर्तमान में जो विश्व है, जो जो ग्लोबल वार्मिंग कह दें या जलवायु चेंजिंग कह दें, उससे जो गुजर रहा है, तो वो वनों के नाश के कारण है। तो इसको कम करने के लिए पहल की जा रही है। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, एनजीओ और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। यह अभियान भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य और हरित भारत मिशन का हिस्सा है। कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो भारत इंडोनेशिया के मध्य 14 समझौते हुए हैं। तो पीएम मोदी को इंडोनेशिया यात्रा के दौरान 14 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड। प्रमुख क्षेत्र रक्षा, फिनटेक, यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन, संस्कृति और डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो इनसे संबंधित प्रश्न पक्का कुछ पूछा जाएगा भी। कौन सा इसमें क्षेत्र नहीं है जिसमें समझौता हुआ है या नहीं हुआ है? तो इससे संबंधित प्रश्न है जो बन सकता है। तो इन समझौतों से द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य है। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक में भारत इंडोनेशिया सामरिक साझेदारी को मजबूत करेगा। अब बात करें आइए अगले प्रश्न पर। तो आईआईएम बेंगलोर का विदेशी कैंपस। तो आईआईएम बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। यह भारत का पहला आईआईएम है जो विदेश में कैंपस खोल रहा है। उद्देश्य एशिया प्रशांत के छात्रों को भारतीय प्रबंधन शिक्षा देना और भारत इंडोनेशिया के बीच शिक्षा और नवाचार सहयोग को बढ़ाना। इससे स्टडी इन इंडिया और भारत की उच्च शिक्षा की वैश्विक ब्रीडिंग को बल मिलेगा। अब बात करें यूडीआईएससी रिपोर्ट 2025-26 की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूडीआईएससी रिपोर्ट 2025-26 जारी की। यूडीआईएससी प्लस देश के 14.7 लाख स्कूलों को डेटा देता है। जो यूडीआई प्लस है वो देश के 14.7 लाख स्कूलों का डेटा देता है। नामांकन, ड्रॉप आउट, शिक्षक लैंगिक अनुपात और कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं इसमें शामिल रहती है। रिपोर्ट में लड़कियों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा और डिजिटल डिवाइड पर विशेष फोकस रहता है। अब बात आती है अन्य वन लाइनर प्रश्न है जिससे हमें रिवीजन भी होगा और कुछ अन्य प्रश्न भी जुड़ेंगे। और यह डेटा राज्यों को नीति बनाने, बजट आवंटन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने में मदद करने वाला है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड में लगभग 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी खोजी गई जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण है। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला अल्पना को शामिल किया। और नेपाल ने जटा वर्ण महाविहार को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत हेरिटेज अवार्ड 2025 मिला। और टाइम आउट 2026 की दुनिया में 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत से जयपुर शामिल हुआ है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातीय समुदायों के कौशल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 21 पदक जीते। और कर्नाटक के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पद्मश्री शिवा रुद्रप्पा का हाल ही में निधन हुआ। और चीन ने समुद्री निगरानी और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए HY-2E समुद्री उपग्रह लॉन्च किया है। अब बात आती है राजस्थान के लिए सूजस प्रश्नोत्तरी की। तो पहला प्रश्न, बीबीजी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश से बीबीजी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। और उत्तर पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किन 2 रेल खंडों के रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ की। और एचपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है जो इस तकनीकी रूप से विश्व की टॉप जो 25% रिफाइनरी में शामिल करता है? तो 17.0 इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है। अब राजस्थान के किस जिले
में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया, तो जयपुर में। अब बात आती है पंचगौरव योजना की, तो इसके लिए हनुमानगढ़ का एक जिला एक उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद है। अब आपको कमेंट बॉक्स में श्रीगंगानगर जिले का एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि उत्पाद कमेंट करना है। श्रीगंगानगर का जिले का कृषि उत्पाद जरूर कमेंट करें सभी साथी, अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं। अब देखिए मुख्य न्यूज़ है रहेगी, तो खेल से युवाओं का सशक्तिकरण 10 से बगरू 12 में के रजिस्ट्रेशन। क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल और कबड्डी से शुरू होगी सुयोग पहल। नगर निकायों एवं ग्राम पंचायत के हर वार्ड में शामिल होने वाले हैं, और मुख्यमंत्री युवा सुयोग की टाइमलाइन भी जारी कर दी गई है। और राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को नया आयाम। चूरू सादुलपुर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। तो यह थी आज की हमारी क्लास। सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख चुके हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा जो मोटिवेशन है वो मिल सके वीडियो के बारे में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।